आपके साथ जया मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर दे दे सूत्रों के हवाले से जो खबर है, चारा घोटाले से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बिहार सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स से चर्चा करेगी। 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेचने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोर्ट भी बिहार सरकार जाएगी। जानकारी यह है कि गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेचने की बात कही गई है। आपको बताएं कि चारा घोटाले का यह मामला है। बिहार सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स से चर्चा करने वाली है। 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेचने की बात कही गई है। तो सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़ा मामला है ये। बिहार सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स से चर्चा करने वाली है। 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट जाएगी बिहार सरकार और गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेचने की बात कही गई है। देखिए, एक्शन में बिहार सरकार है। गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेचने की बात कही गई है। सीबीआई और इनकम टैक्स से बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी इस पूरे मसले को लेकर और कोर्ट भी जाएगी बिहार सरकार और वहां पर वो अपील करेगी कि गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेची जाए। चारा घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसी पर आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए, चारा घोटाले का मामला, एक्शन में बिहार सरकार है। 950 करोड़ का घोटाला था और 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। तो ये चारा घोटाला था क्या, ये भी अब आपको समझा देते हैं। देखिए, 950 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। पशुपालन विभाग में करोड़ों की हेराफेरी की गई थी और इसी मसले को लेकर जो अपडेट दे रहे थे कि बिहार सरकार कोर्ट भी जाएगी। जनवरी 1996 में मामला ये सामने आया था पूरा और एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद ये खुलासा किया गया था कि करोड़ों की हेराफेरी की गई है। जून 1997 में लालू प्रसाद इसमें आरोपी बनाए गए। कहा गया कि लालू प्रसाद के समय में ये पूरा घोटाला हुआ था और आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी इसमें शामिल थे, उनका नाम भी सामने आया था। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। देखिए, बिहार की सियासत में राजनीति बिल्कुल उफान पर है और उससे पहले एक बार फिर से चारा घोटाला को लेकर बात होने लगी है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार कोर्ट जाएगी 950 करोड़ मांगने के लिए। अरे तो भाई, बिहार कोर्ट जाएगी तो कोर्ट में तो ये मामला है ही, ऐसा थोड़ी कि नया चीज है। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है, जो उन्होंने वादे किए थे कि काला धन वापस लाके गरीबों में बांटेंगे, उसका क्या हुआ? वो पैसा कब वापस आएगा? वो पैसा कब वापस आएगा? जो लोग इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगपति लोग भारत सरकार का पैसा लेके भाग गए, वो पैसा वापस कब आएगा? बिहार की जनता इस बारे में भी जानना चाहती है। तो ये लोग, चुनाव का माहौल है, चुनावी समीकरण और चुनावी दांवपेच करते हैं, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। बिहार के मुद्दों को ही देख लीजिए, सरेआम जिसको जब जैसे मन आता है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ किसी को भी गोली मार देता है। पलायन के मुद्दे को देख लीजिए। अरे पढ़े लिखे डॉक्टर जो इंटर्न कर रहे हैं, उनके भी पैसा, सैलरी, वेतन, महीने का स्टाइपेंड ये लोग नहीं दे पा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं इस तरह की। ये बिल्कुल राजनीति प्रयोजित है, इनसे इनका कुछ नहीं हो सकता। और यही नहीं, आज के देश में जिस तरह से सिर्फ हिंदू मुसलमान चिकन और मटन की बातें करते हैं, देखिए क्या हुआ बिहार में कि पहले की वही लोग हैं जो पहले कुछ लोगों को अछूत मानते थे, आज वही लोग परशुराम के वंशज को भी अछूत मानते हैं। तो बताइए, इस तरह की राजनीति करते हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे। अरे जाइए ना भाई, पहले 15 लाख रुपया जो लाने का वादा किया था वो लाके आपने पूरे, लेकिन वो तो देश का मुद्दा है। लेकिन बिहार के मुद्दे पर बात की जाए तो देखिए, चारा घोटाला जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जनता भी बीजेपी के साथ रही है इस मुद्दे पर। तो कैसे कवर अप आप लोग करेंगे इसको? कवर अप करने की बात कर रहा हूँ, जो सफाई दे रहा हूँ। बीजेपी क्या प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार के जेडीयू के वजह से ही केंद्र में सरकार। नीरज जी भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ चुके हैं।
नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि जाएंगे कोर्ट में चारा घोटाला को लेकर, जो 950 करोड़ का घोटाला था उसकी वापसी की बात कही जाएगी। तो क्या सिर्फ ये सियासी मुद्दा है या फिर सच में इस पर आप लोग बहुत गंभीर है? सबसे महत्वपूर्ण है कि चारा घोटाला जो हुआ था वह कोई राजनीतिक विद्वेष से नहीं हुआ है जी, क्योंकि जिस समय चारा घोटाला हुआ उस समय तत्कालीन केंद्र में सरकार जिसका लालू जी समर्थन कर रहे तो वह सरकार थी। और यह मामला यह है पूरे तौर पर कि लालू जी के टेन्योर में आप देखिएगा कि इसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 54 करोड़ 92 लाख रुपया मान लिया अलॉटमेंट हुआ बजट में जी। इन लोगों ने निकाल लिया कितना 84 करोड़ 21 लाख। अब 82 करोड़ 95 96 82 करोड़ 12 लाख अलॉटमेंट होता है और निकाल लेता है ये लोग 228 करोड़ 61 लाख रुपया। इसीलिए इनकी भूमिका तय की गई। माने इस ढंग से जो बजटीय आवंटन है उससे ज्यादा की राशि निकाल लिया जाना, अधिकारी व्यय उसी को कहते हैं और वह काम इन लोगों ने कृत्य किया। अब सरकार क्या करेगी इसको मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस से ज्ञान रंजन जी भी हमारे साथ है और देखिए आप जो बातें कह रहे हैं उस पर उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। ज्ञान रंजन जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल गंभीर है और एक बड़ा घोटाला हुआ, वो जनता के सामने भी आया, कोर्ट में मामला भी है और उस पर अब सरकार भी गंभीर है। कैसे इस पर आपका रिएक्शन होगा, कैसे आप जेडीयू को समझाएंगे? और वो पैसा जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि विदेशों से पैसा मंगाने की बात कही गई थी, उस पर भी आप बोलिएगा। देखिए, समझाने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर कट है ना कि आपकी इंटेंशंस क्या है। इंटेंशन यही है ना कि जब चुनाव आएगा तो एक परिवार को घेरो। बिहार एक परिवार से सीमित नहीं है, बिहार एक परिवार से सीमित नहीं है। और जिस बैसाखी से केंद्र सरकार चल रही है उसमें तो हमें इनसे ये पूछना चाहते हैं, बिहार की बात करते हो तो जब 35 अधिसूचना में जो 65% का जो आरक्षण बढ़ा वो 9वीं अधिसूचना में इन्होंने अभी तक क्यों नहीं करवाया? एक दिन का मामला है। अगर बिहार की संदर्भ में आप बात करने चाहते हैं, आप एक परिवार पे पड़े हुए, परिवार को साइड कीजिए। हम बिहार में 14 करोड़ लोग हैं और इसमें जो कहते हैं कि 2 करोड़ 90 लाख पलायन कर चुके हैं, तो बचे 11 लाख के करीब। उसमें भी 11 लाख के करीब आप कहते हैं कि 8.5 लाख को हम देते हैं क्या 5 किलो अनाज, तो बाकी 3 ही करोड़ लोग को आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इन्हीं का सर्वे ये कहता है कि 7% से ग्रेजुएट हैं। तो ये क्या है? बिहार की बात कीजिए ना, इतनी सारे मुद्दे हैं। किसी एक परिवार को टारगेट करना ये तो राजनीतिक परियोजना से लगी हुई है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि जेडीयू के बैसाखी पे केंद्र सरकार चाह रही है। अगर जेडीयू चाहेगी तो एक दिन में बिहार को बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन इनकी जो आत्मशक्ति है, इच्छा शक्ति है, पता नहीं क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इन लोगों को हाईजैक कर रखा है, आपका बातचीत करने के लिए। नीरज कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो बिहार सरकार अब चारा घोटाला के पैसे की वापसी की तैयारी में है और ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, बिहार की लूट हुई है, बिहार के लोगों का पैसा लूटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे की रिकवरी करे। जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है उनसे बिहार के लोगों का पैसा तो वापस लिया जाएगा ना। सरकार इस संबंध में कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। देखिए, इस पहल की सराहना होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में है। अन्यथा ये भ्रष्टाचारी लोग जो है जेल और बेल के खेल में उलझाए रहते हैं और जनता के लूटे हुए पैसे से खुद भी ऐश करते हैं, उनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं। इसलिए जनता के हित में है और बिहार के हित में है। बिहार जैसे गरीब राज्य से ये लूटे हुए पैसे दूसरे देशों में ले जाकर लगाते हैं, तो इन लोगों की रिकवरी तो होनी ही चाहिए। तो वर्तमान जो राज्य सरकार है वो हर मामले में विफल है। ये ट्रबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है और ये मूल मुद्दों के भटकाव के लिए ये पुराना मुद्दे को उठाकर और ये जनता के बीच में कि 950 करोड़ वापस आ जाएगा, जनता इससे खुश हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके राज्य में जो कुशासन की सरकार है उनका ये जवाब देने में विफल हो चुके हैं, तो ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं और अपनी चुनावी नैया को पार कराना चाह रहे हैं। और चलिए पटना से बड़ी खबर आपको दे दे। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां संजीव हंस से जुड़े केस में ईडी की छापेमारी जारी है। इंजीनियर तारुणी दास बिहार कंस्ट्रक्शन के यहां रेड चल रहा है। एम चौधरी ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के यहां पर भी रेड है। उमेश सिंह बुडको इंजीनियर के यहां पर भी ईडी पहुंची।
और BMSICL के वरीय अधिकारी के यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। रेड वहां पर भी है। 4 अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बड़ी छापेमारी चल रही है ईडी की। कई बैंकों के पासबुक और जमीनों के कागजात मिले, करोड़ों कैश मिला है, रुपए की गिनती जारी है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, आज दोपहर तक कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद है, तो कई बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। ईडी की छापेमारी चल रही है। उमेश सिंह बुडको इंजीनियर की यहां पर टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि रुपयों की गिनती शुरू हो चुकी है। संजीव हंस से जुड़े केस में ईडी की छापेमारी ये हो रही है। इंजीनियर तारणी दास, बिहार कंस्ट्रक्शन की यहां पर रेड है। एम चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के यहां पर भी टीम पहुंच चुकी है। उमेश सिंह के यहां पर टीम पहुंची हुई है। 4 अन्य अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। और एक और बड़ी खबर आपको दे, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का ये मामला है, जहां आज पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 917 केंद्रों पर परीक्षा। पटना में एक सेंटर पर धांधली का आरोप उस समय लगा। बापू सेंटर पर धांधली के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इसी मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। 13 दिसंबर को आपको बताएं कि पूरे बिहार में 917 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी और पटना में एक सेंटर पर धांधली का मामला सामने आया। बापू सेंटर पर धांधली के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रजनीश इस वक्त न्यूज 18 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, आज कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, आज अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम दिन है और लगातार इंतजार हो रहा था। कई बार सुनवाई हुई, लेकिन अंतिम में 19 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया और आज फाइनल सुनवाई के बाद जो है फैसला आना है और जिसको लेकर हाईकोर्ट में हलचल तेज हो गई है। और इस वक्त हम पटना हाईकोर्ट के बाहर हैं। दोपहर तक कहा जा रहा है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आशुतोष कुमार, उनकी खंडपीठ में फैसला आने वाला है। और बता दें आपको कि पप्पू कुमार जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने रिट फाइल की थी और ये रिट आपको जो है कहा जाए तो 9 जनवरी को फाइल की गई थी। उसके बाद लगातार सुनवाई हुई है। ये कहा गया था कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है और इसको लेकर जो है ये याचिका दायर की गई थी। बता दें आपको कि पीटी परीक्षा रद्द करने और पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर कहीं न कहीं सुनवाई हुई है और आज फैसला आना है, तो फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच बीपीएससी ने न सिर्फ पुनर्परीक्षा का आयोजन किया था 4 जनवरी को, बल्कि उसके बाद पीटी का रिजल्ट भी आया। उसके बाद जो है तमाम जो एक तरह से तैयारी है बीपीएससी की तरफ से की गई और अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला आना है। तो निश्चित रूप से आज के अभ्यर्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। गर्दनीबाग में कई बार प्रोटेस्ट हुआ, पटना में लाठीचार्ज किया गया, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किया गया, कई राजनीतिक संगठन के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव शुरुआत में आए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आए और इसके अलावा कोचिंग संचालक जो हैं लगातार निशाने पर रहे, चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो या बाकी जो शिक्षक हैं वो लगातार प्रोटेस्ट में शामिल रहे। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम हुई, लेकिन निगाहें जो है हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की टिकी हुई है और आज वो घड़ी आ गई है। आज दोपहर तक कहा जा रहा है एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है आशुतोष कुमार, उनकी खंडपीठ में ये फैसला आने वाला है। जी ठीक है रजनीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बेतिया से बड़ी खबर, बीजेपी से इस्तीफा देंगे मनीष कश्यप, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी होगी और यूट्यूब चैनल पर एफआईआर के बाद फैसला। यूट्यूब चैनल चलाते हैं मनीष कश्यप। लोकसभा चुनाव के वक्त वो बीजेपी में आए थे और बताया जा रहा है कि बीजेपी से इस्तीफा देंगे मनीष कश्यप। इसके बाद इस्तीफे के बाद वो गिरफ्तारी देंगे। आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल पर एफआईआर के बाद ये फैसला हुआ है। यूट्यूब चैनल चलाते हैं मनीष कश्यप। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ वो आए थे और अब देखिए जानकारी ये है कि वो गिरफ्तारी देंगे। दरअसल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस पर एफआईआर के बाद ये फैसला हुआ है कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे और गिरफ्तारी देंगे अपनी। और गिरफ्तारी देने से पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे ताकि कोई ये ना कहे कि भाजपा में है मनीष कश्यप, इसलिए जो है पुलिस ने उसके साथ कुछ नहीं किया। जितना बर्बरता करना होगा कर लीजिएगा लोग। कल इस्तीफा भी दे देंगे। कल मनीष कश्यप जो है इस्तीफा देगा और उसके बाद से जो है सारण पुलिस के पास जाके जो है गिरफ्तारी देगा।
ये चीज है। अरे मेरे चैनल के नीचे जो है 50 लोग आगे जो है अपना जख्म दिखा रहे हैं, महिलाओं का जांग दिखा रहे हैं कि मेरे जांग पे पीटा गया, यहाँ पीटा गया, वहां हम भगा दें उनको। और लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, जबकि बाकी पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। बता दें कि लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी विधेयक पर शाह जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्शिया से आक्रांताओं ने पारसियों को भगा दिया और पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत आए थे और आज देश में वो सुरक्षित है। जब इजराइल से यहूदी भागे तो भारत आकर रहे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पड़ोसी देशों के 6 उत्पीड़ित समुदायों के लोगों ने भी आके यहां पर शरण लिया था। सीए के माध्यम से देश में शरण देने का काम बीजेपी कर रही है। यो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्शिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है। इजराइल से। इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस देश में देश विरोधी ताकतों, उग्रवादियों और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी अगर हिंसा फैलाना चाहेगा तो उसको दोनों आंखों के बीच में गोली मार दी जाएगी। ने थोड़ा कम बोला, इसलिए कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश विरोधी ताकत और जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका समर्थन करते हैं, और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट यह भी कहा है कि उग्रवादी को हम दोनों आंख के बीच गोली मारेंगे, यहां पर गोली लगेगा। इस देश के विरोध में जो उग्रवादी देश विरोधी ताकत इस देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहेगा उसको दोनों आंख के बीच ही गोली मारा जाएगा। इसीलिए गलती से भी भारत के अंदर देश विरोधी ताकत, उग्रवादी, आतंकवाद अब सपना में भी भारत का बुरा नहीं सोचे, नहीं तो उनका इंतजाम ऊपर के पास होगा, नीचे अब उसका कोई उपाय नहीं है। और इधर 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा पुलिस लाइन मैदान में होगी, जिसके लिए बिहार बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिन रात जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समीक्षा भी कर रहे हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि अमित शाह की जनसभा में लाखों लोग पहुंचेंगे, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। मान्यवर श्री अमित शाह जी 30 मार्च को रविवार को गोपालगंज पुलिस लाइन कैंपस में उनका जनसभा है। गोपालगंज की जनता, गोपालगंज के कार्यकर्ता और अगल बगल के जिला के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। मैं लगातार 2-3 दिन से इस इलाके में हूं, काफी उत्साह है और मुझे लगता है कि जन सैलाब और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जो गोपालगंज के धरती पर ऐतिहासिक, माता थावे के धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और बड़ी खबर हजारीबाग से आपको दे दें, मंगला जुलूस में पथराव का ये मामला है। मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, दोनों समुदाय से 90 लोगों की पहचान की गई है। सीसीटीवी कैमरे से बाकी लोगों की पहचान हो रही है। फिलहाल हजारीबाग में स्थिति सामान्य है। तो मंगलवार का ये देखिए मामला है पूरा, जब मंगला जुलूस पर पथराव किया गया था। मास्टरमाइंड की पहचान हुई है। सुशांत सोनी न्यूज 18 रिपोर्टर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, बताया जा रहा है कि पहचान हो रही है धीरे धीरे, सीसीटीवी कैमरों से बाकी लोगों की भी पहचान हो रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक 90 लोगों की पहचान हो गई है। जानकारी दीजिएगा।
जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दूसरे मंगला जुलूस में सांप्रदायिक माहौल जो बिगड़ा था, पथराव हुई थी, कहा जा रहा था कि विवादित गाने बजे हैं, इसको लेकर जो है पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी थी। हालांकि अभी की बात करें तो स्थिति जो है बिल्कुल नियंत्रण में सामान्य हो चुकी, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था या कह लेके सांप्रदायिक जो माहौल बिगाड़ने का काम किया था, उन लोगों की पुलिस पहचान कर रही है। फिलहाल 90 लोगों की पहचान की जा रही है। कई जो लोग जो उसमें शामिल थे, उन लोगों की पहचान विभिन्न सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के माध्यम से किया जा रहा है। कई वीडियो रिकॉर्डिंग थे, फोटो से, तो उस माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि यह जो एक लगातार जो IT सेल है, यानी हम कह लें कि पुलिस विभाग की जो IT सेल है, वो भी इस पर जो है पूरी तरीके से नजर बनाए रखी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, तमाम जानकारी के लिए। और अब गया से बड़ी खबर है, जहां मुबारकपुर में पुलिस की टीम पर हमला हो गया। एक ASI और एक महिला सिपाही जख्मी बताए जा रहे हैं। बंधक बने युवक को छुड़ाने गई थी यहां पर पुलिस की टीम। बताया जा रहा है कि चौकीदार के बेटे और रिश्तेदार पर आरोप है और शराब के नशे में चौकीदार का बेटा था, उसने पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि चौकीदार का बेटा बुढ़परैया के आशिक कुमार को बंधक बनाकर पीट रहा है, जिसके बाद पुलिस मुबारकपुर गांव पहुंची और इसी दौरान चौकीदार सुरेश पासवान का पुत्र बैजनाथ और उसके परिवार के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब पुलिस हमला करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। तो मुबारकपुर का मामला है जहां पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। दरअसल सूचना मिलने के बाद टीम वहां पर पहुंची थी और एक ASI और एक महिला सिपाही जख्मी है। जो जानकारी मिल रही है, बंधक युवक को छुड़ाने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। वो लड़का को बचा करके पुलिस गाड़ी से आगे की ओर विदा कर दिया। हम थाने से अतिरिक्त बल के रूप में गए थे। जो व्यक्ति को ग्रामीण बंधक बनाए हुए थे, उनके लाने के लिए गया और लाने के क्रम में ग्रामीण उन्हें बचा करके लाए। हम थाने ला रहे थे। तो बंधक बनाए हुए व्यक्ति को आपने छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी दौरान आपके ऊपर हमला किसने किया? ग्रामीण जनता लोग मुझ पर। पुलिस गांव सब पब्लिक लोग किया। अच्छा, कुछ लोग जानते भी हैं आप लोग क्या? हाँ, हम जानते हैं। चौकीदार का सवाल, चौकीदार के परिजनों के द्वारा हमला किया गया। सब चौकीदार के आदमी था उधर। और अब साल का वो समय फिर आ गया है जब न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका बिल्कुल ना गवाएं। कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें। तो फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।